अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। हाँ ये जी पेपर है जून, फर्दर मैथ का पेपर है जून 2024 का पेपर 3-2 है। सो ये जो है ना, ये देखिए ये पेपर है जून 24 का पेपर 3-2 है। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यह है मोमेंटम का। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपके सिलेबस के अंदर है ऑब्लिक मोमेंटम। ये मोमेंटम के क्वेश्चन करने के लिए जैसे आपको बताया था, इसके अंदर आपने जो चीज़ें जो आपको वैसे वो चीज़ें आनी चाहिए ना, वो है 3। वो यहाँ पे हम साइड पे इसका बना लेते हैं लर्निंग कॉर्नर। तो सारे बच्चों को बार बार वही चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो रिपीट होती हैं। यहाँ पे आपको इसके लिए बस सिर्फ इक्वेशन बनानी है और उसको साइमल्टेनियसली बाद में सॉल्व ही करना है। देखें कि नंबर जो 3 बातें आपने इसके याद रखनी है। नंबर 1 एक तो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारे बच्चे मोमेंटम बिफोर कोलिजन है मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और सेकेंड इसके अंदर जो है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन। न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक तो ये आ गया। तीसरी बात जो आपने इसके अंदर याद रखनी है ना, वो ये है कि इसका जो कंपोनेंट होता है ना, अलोंग उसका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इसमें मैं जैसे आपको बता दें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अलोंग उसके लाइन के साथ साथ होता है ना, वो रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ या वर्टिकल कंपोनेंट, वो मैं आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम। ये बातें आपने बस इसके अंदर जो है ना, ये 3 हर जो भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आपने बस इसके अंदर ना ये बातें इसके अंदर आपने याद रखनी है। देखें ये जो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब बच्चों को पता है। उसके बाद ये है जी न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन भी पता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू। इसका क्या मतलब, ये मैंने वैसे इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे देखें कि ये वेलोसिटी है ना, जैसे ये देखें इसका अगर आप यहाँ से मैं इसका ये बनाता हूँ, ये जैसे ये आ रही है इधर से वेलोसिटी, उसने इसका एंगल बताया थीटा। ये इससे ये टकराने के बाद जहाँ पे भी जाएगी ना, इसका ये जिस एंगल के ऊपर भी जाएगी वो हमें नहीं पता। अभी ये देखिए इसका ये वाला कंपोनेंट इसका बनता है जैसे अगर ये थीटा जो 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा यू कॉस 90 माइनस थीटा, या ये हो जाएगा यू साइन थीटा। और इसी तरह से ये जो है ना, ये आफ्टर द कोलिजन, ये जो इसका आफ्टर द कोलिजन अगर ये पार्टिकल इस तरफ निकल के जाता है ना, तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट इसके आफ्टर द कोलिजन ये बनेगा। तो इसका ये वाला बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ये वाला हॉरिजॉन्टल का मतलब है जैसे ये इस लाइन के साथ साथ जो है ना, ये वैसे इसी वक्त आपको इस सामने वर्टिकल नजर आ रहा है। इस तरह इस पोजीशन के अंदर आपको ये वर्टिकल नजर आ रहा है। अगर आप इधर से आगे, इधर से जैसे कोई बच्चा इधर से बैठ के यहाँ से देखेंगे इसको, तो फिर आपको ये ऐसे वो ऐसे सामने से हॉरिजॉन्टल नजर आ रहेगा। अगर इधर से जाके आप इसको देखेंगे इधर से बैठ के, तो फिर आपको ये वर्टिकल, यानी ये आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के चक्कर में ना पड़े। यानी कि जो अलोंग दिस लाइन के साथ साथ होगा ना, यू साइन थीटा, ये बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन जो है ये सेम होगा इसका। तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए कि मैंने ये 3 चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब मैं पहले इसको ना ये ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मैंने वैसे ही बनाया है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इसको हम करते हैं, तो ये देखें कि मैं इसमें ये कर लेता हूँ कि ये देखें जब ये इससे साथ ये पार्टिकल टका आफ्टर द कोलिजन, ये देखें बी वाला जो है ना रेस्ट पे, ये उन्होंने यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है। लाइन उसने ये दिया हुआ ऑफ द सेंटर आफ्टर कोलिजन। हाँ ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसने ये जो लाइन लिखी है, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल आफ्टर कोलिजन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी आर कोलिजन, the coefficient of restitution between
दी सफियर्स इज, ये उसने हमें बता दिया है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है दिस इज इक्वल टू ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है इक्वल टू 1/2। फाइंड द वैल्यू, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अच्छा देखिए कि ये जब इसका कोलिजन होता है ना, तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये वाला पार्टिकल जो है वो इसके साथ इस तरफ इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और ये वाला इसकी तरफ मूव करेगा। अब देखें इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा बिकॉज के ये इसका भी ये रेस्ट के ऊपर है, इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों जीरो है इस वक्त आफ्टर कोलिजन। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम ये फाइंड कर रहे हैं, डब्ल्यू जो होगा वो इसका क्या आता है वो देखते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका जीरो होगा। अब ये जो पार्टिकल ए है ये यू स्पीड के साथ उधर से आ रहा है, तो इसका बिफोर कोलिजन देखें, इसका अगर ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये या ये सामने वाला ये देख लें तो ये इसका बनता है यू साइन थीटा, या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये यू कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी यू साइन थीटा बन जाएगा। और ये आफ्टर कोलिजन ये जिस तरफ भी मूव करेगा ना वो भी नहीं पता, आफ्टर कोलिजन भी इसका ये वाला कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन होगा ना वो यू साइन थीटा ही होगा। इस क्योंकि ये अभी रेस्ट के ऊपर है, इसका जीरो है, इसका भी वही कंपोनेंट जीरो होगा। तो अब मैं इसके ऊपर लगाता हूं पहले लॉ ऑफ तीनों चीजें यूज होनी है इस क्वेश्चन के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये वाला कंपोनेंट वाली ये देखें वो मैंने पहले इसको लिख लिया। अब देखें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो हम करते हैं tan थीटा कैलकुलेट करना। अब देखिए पहले मैं इसके ऊपर लगाता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा जी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, पहले देखिए इसका मैस m है और ये इस वेलोसिटी के साथ इस तरफ ऐसे जो ना इस ऐसे डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा m इंटू यू कॉस थीटा, और दूसरे वाला b वाला तो वैसे ही रेस्ट के ऊपर है। और आफ्टर ये हो गया बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन हमने सपोज किया है। अब ये देखेंगे अगर मैंने सपोज हमेशा राइट साइड पे किया, इसकी स्पीड v a की और b की स्पीड w सपोज की है दोनों की, तो अगर ये इसकी स्पीड अगर मैंने ये गलत सपोज की होगी ना कि ये डायरेक्शन इसकी इस तरफ नहीं है, तो खुद ही ऑटोमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करके इसका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। और वो बी तो इस लेफ्ट साइड पे जा ही ना सकता, वो तो खड़ा, तो उसको जब वो पार्टिकल उसके साथ कोलाइड करेगा तो वो राइट साइड पे जाएगा। अब ए का चांस है इधर लेफ्ट साइड पे जाने का बिकॉज उसका मैस बहुत ज्यादा है बी का, तो वो बार इक्वेशन खुद ब खुद सॉल्व कर। अभी मैंने सपोज कर लिया कि वो दोनों पार्टिकल जो इस तरफ जा रहे हैं आफ्टर द कोलिजन, इसकी जो है मैस m है, तो इसकी होगी, इसका आफ्टर द कोलिजन होगा मोमेंटम mv प्लस 5m और ये w हो गया। m मैं थ्रू आउट कैंसिल कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है v प्लस w इक्वल टू u cos थीटा। अब ये मैथमेटिक्स का फंडामेंटल, v एंड w मैंने कैलकुलेट करने हैं, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से दो चीजें नहीं निकल सकती, लिहाजा बाकी चीजें भी अब हमें करनी पड़ेंगी। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ अब न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो मैं लगा देते हैं इसके ऊपर, न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब वो जब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि आपने आगे W माइनस वी, ये देखें ना आगे वाली में से ये वाली पीछे वाली माइनस कर दी, W माइनस वी इक्वल टू ई टाइम, ई जो है वो उसने बता दिया 1/2, 1/2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये तो वैसे ही रेस्ट के ऊपर है, ये वाला इसकी तरफ जा रहा है और ये किस स्पीड के साथ जा रहा है, u cos थीटा के साथ, ये न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इन टू इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये v और w दोनों आ जाएंगे। उसके बाद हमने उसको कैलकुलेट करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जीज को आपस में पेज एक ही लिया, नहीं 2 पेज दिया, ठीक है। सो अब आप ये देखें, इनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करें। आप पहले एक इक्वेशन लिख लें जैसे कि v प्लस w इक्वल टू u cos थीटा, और दूसरी है सर जी w, ये 5W है। हाँ कहीं ये देखना गलती थी, कहाँ पे है 5, हाँ यहाँ पे देखें ये v प्लस 5w, v प्लस 5w, ये भी है ना v प्लस 5w, v प्लस 5w इक्वल टू u cos थीटा, और v माइनस w इक्वल टू 1/2 u cos थीटा। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इनको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा ना, तो ये देखिए ये वी एन माइनस वी कट गई, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6w इक्वल टू ये 1 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 u cos थीटा। सो इस तरह से हमारे पास आ गया है w इक्वल टू ये वाला 3 के साथ अगर मैं इसको 2 कैंसिल कर दूं ना, ये तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 u cos थीटा। अब ये देखें कि जो b पार्टिकल है उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है बिकॉज के वो पहले भी 0 था, अब भी 0 है, बस उसकी स्पीड आफ्टर द कोलिजन ये हमारे पास आ गई है। सो आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ b,
स्पीड ऑफ पी आफ्टर कोलिजन, ये आ गई हमारे पास 1/4 u एंड cos थीटा। लेकिन ए की हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ए का एक मुझे v भी निकालना पड़ेगा, और फिर जब मैं v निकाल लूंगा ना तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी था, तो वो वेलोसिटी ये किस डायरेक्शन में पार्टिकल जाता है, या वो v निकाल के फिर हमें उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी उसकी स्पीड की। तो इसलिए जो है ना वो अब मुझे उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है v है। तो ये देखें कि मैं इसका अगर v निकालता हूँ इस वाली इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा u cos थीटा। तो ये 5w है ना, उसको जब मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा ना तो ये आके हो जाएगा -5/4 u cos थीटा। ये समझ आ गई आपको? ये देखें मैंने इसके अंदर w की जगह वैल्यू लगा दी ना इसकी, ये 5/4, ये तो उसको मैं साइड दूसरी साइड पे ले गया इस साइड पे, तो ये हमारे पास ये आ गया। सो v इक्वल टू देखें हमारे पास आ गया है ऑटोमेटिक, वो आया है 4 एंड ये आया -1/4 cos थीटा, -1/4 u cos थीटा। ये देखिए इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट आई है। मैंने तो उसको राइट साइड पे लिया था ना, लेकिन क्योंकि वो पता चल रहा था उसका मैथ काफी ज्यादा है तो दूसरी साइड पे ही जाएगा। तो ये जो है ना माइनस, लेकिन वो इक्वेशन ने उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व किया कि आपने प्लस उसको लिया वो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसका ये यहाँ तक इसकी समझ आ गई ना आपको ये बात। तो अब देखिए कि अब इसकी स्पीड हमने, ये सर 10 लग रहा है, इसको दोबारा लिखा है। तो ये आ जाएगा -1/4 u cos थीटा। तो ये इसकी स्पीड। अब आप देखें कि मैं इसकी स्पीड कैलकुलेट, अब ये तो होगी ना इसका, ये तो आ गया ना उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो स्पीड ऑफ जो ए है ना, स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन वो हो जाएगी √ इसका स्क्वायर, जैसे कि जो -1/4 है स्क्वायर है तो इसको प्लस ही कर देना ना, 1/4 cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस वो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ये देखें ना आफ्टर कोलिजन भी आपने इसका जो v निकाला है ना, v वो ये देखें v वो इसका आया नेगेटिव, यानी कि ये इस डायरेक्शन में, ये मैंने तो इसको इधर लिया था ना, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव कर, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसका ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये u sin थीटा, इन दोनों से मैग्नीट्यूड जो है ये किस तरफ जाएगा डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड भी। तो हमें तो क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए ना, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसका जो वर्टिकल ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया ना इसका 1/4 u cos थीटा उसका स्क्वायर, और वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा प्लस u sin थीटा का स्क्वायर, ये इसका ये आ गया, ये इस तरह से ये आ गया। तो अब क्योंकि उसने हमें कहा ये आफ्टर द कोलिजन ए की स्पीड आ गई और आफ्टर द कोलिजन बी की स्पीड दोनों की आ गई। उसने कहा था आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखिए यहाँ पे ये लाइन में क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ये इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। सो आफ्टर द कोलिजन मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, आफ्टर द कोलिजन ये इसका हो जाएगा, अगर देखें यहाँ पे उसने कहा हुआ क्वेश्चन के अंदर आफ्टर कोलिजन द काइनेटिक, आफ्टर कोलिजन kinetic energy of A is equal to kinetic energy of B। तो kinetic energy of A क्या हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर। तो v इसका ये है जो कि है 1/4 u cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस u sin थीटा इसका स्क्वायर। उसका ऊपर अंडर रूट खत्म हो गया ना, जब उसका स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट का इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी वो जगह हाफ, अब उसका मैस है 5m, और उसकी स्पीड आफ्टर ये जो हमने w फाइंड की थी वो कितनी है 1/4 u cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/4 u cos थीटा का स्क्वायर। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करें, और ये हमने करना क्या है इसके अंदर, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ tan थीटा फाइंड करनी है। तो tan थीटा है ना जगह, हाँ, तो tan थीटा की वैल्यू जो है ना फाइंड करना। हम देखें कि सारों के अंदर ये तो एक तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो गया, 1/2 भी, और ये वाला 1/2 भी कैंसिल हो गया। इधर से हमारे पास बचा 1/16 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर से बचा हमारे पास 5/16 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर भी सारों से कैंसिल हो गया,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16 cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 5/16 cos स्क्वेयर थीटा। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, ये हमारे पास क्योंकि tan थीटा लेके आना है ना, साइन स्क्वेयर थीटा को इधर कर लेते हैं, तो ये 5/16 माइनस 1/16 इंटू cos स्क्वेयर थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 4/16 1/4 cos स्क्वेयर थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/4 और इस तरह से tan थीटा हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1/2। ये इसका आंसर आ गया। बस ये आपने प्रैक्टिस से ना कर करके इनको डिटेल लगा लेना, बस यही आना। ये 3 चीजें हैं बस मोमेंटम के टॉपिक में ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और तीसरी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कह देता हूँ ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल समझने की, जो लाइन ऑफ उसकी जो कांटेक्ट जहाँ पे होना है ना, उसके साथ साथ वाला जो कंपोनेंट होगा ना हॉरिजॉन्टल या उसको वर्टिकल कहें, ऑफ वेलोसिटी, वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेंस द सेम। बस ये 3 चीजें आपने लगा के इक्वेशंस बनानी है, और फिर ये साहब के सामने ये जो भी होगा, जो भी उन्होंने कहा होगा, कभी कहता है ये कैलकुलेट करें, कभी कह देता लॉ, ये भी कह सकता था इस क्वेश्चन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन इसकी है हाफ एम यू स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देते, ये बाद वाली जो दोनों की स्पीड, इन दोनों की निकाल के वो काइनेटिक एनर्जी, इसमें उसने कहा हुआ था काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा दे देना। इस क्वेश्चन में उसने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल आफ्टर द कोलिजन, या आफ्टर द कोलिजन हम इन दोनों को प्लस करके शुरू वाली में से माइनस कर देते, वो लॉस आ जाना था। अब उसने कहा हुआ है कि आफ्टर द कोलिजन ए एंड बी आर इक्वल, तो वो मैंने आपस में इक्वल रख दिया, जो उसने कहा बाकी चीजें कट कुट गई हैं, tan थीटा ये बराबर इसके आ गया। समझ आ गई सारे बच्चों को? हाँ जी, आयान उमैर कौन? जी सर। हाँ जी, तो और ये बच्चा जो है अबू बकर सिद्दीकी। जी सर। सर मैंने पूछना था जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है जी वो जी तो सिर्फ उधर जो लाइन ऑफ सेंटर्स है उधर होगा, तो अगर हम जो वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वही हम डाल दें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में तो वो चल जाएगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ वो, लेकिन ये देखे ना कि ये पहले वाले का तो वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, दूसरे वाला जो है वो किसी एंगल के ऊपर उसको इफेक्ट कर रहा है, वो शायद ना चले इस तरह। तो स्पीड ढूंढने की तो जरूरत नहीं है ना, अगर आपके पास सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, तो हाँ अगर आपको लॉस ढूंढना हाँ है तो हाँ आप सिर्फ हाँ वही जी, डाल। हाँ जी हाँ जी, ओके सर। वो भी हाँ भी देखिए। अब ये देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये किसके बारे में, हुक्स लॉ का आ गया। हाँ उसने कहा 2 पॉइंट्स साथ ही नजर आ जाते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में नजर, लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 4a एंड मॉडुलस इलास्टिसिटी नजर आ गई सामने लैम्डा। तो उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स उसने दिए हैं हमें कि ए एंड बी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ए डिस्टेंस 4a अपार्ट। अच्छा जी, इसकी डायग्राम सबसे पहले जो है ना वो आप इसमें कितनी जगह दी है उसने, अच्छा एक ही पेज दिया। तो वो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि टू पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, मीनिंग वो कहता है कि जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हैं ये दोनों पॉइंट्स, और ये वाला उसने बता दिया कि इनका जो डिस्टेंस है ना इन दोनों का वो है 4a, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4a है। द एंड्स ऑफ द लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ, यहां पे उसने कहा कि इसकी जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है 4a, नेचुरल लेंथ हो है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना वो उसने लैम्डा ही दे दिया, वो अच्छा वो कैलकुलेट करनी है। आर अटैच्ड टू द पॉइंट, पार्टिकल p of mass m is attached to the midpoint of the string. The system is in equilibrium when p is at a distance 3/2 below m, the midpoint of AB। अच्छा ये जो AB है ना इनका जो मिड पॉइंट है वो m है, ये इनका है मिड पॉइंट। इसको जो है ना इसके साथ एक पार्टिकल को बांध के ना उसने इतना इसको इससे नीचे इस तरफ लिया है ऐसे कि वो यहाँ पे पार्टिकल को लिया इधर, तो वो m से ना इस वक्त 3, अच्छा ये देखेंगे इसका मतलब है ये मिड पॉइंट था, ये 2a इस तरफ हो गया, ये 2a इस तरफ हो गया, यहाँ पे ये इसको ले आया 3/2a नीचे,
ये बात समझ आ गई सारे बच्चों को? तो इस तरह से वो इसको इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ पे ले आया मॉडुलस ऑफ। अब हम देखें कि बाय पाइथागोरस थ्योरम में ये देखें कि इसका वेट जो है ना वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। अब इसके अंदर होगी टेंशन T, दो एक ही स्ट्रिंग है दोनों साइड, इधर भी होगी सेम वही टेंशन। ये वाला अगर एंगल थीटा हो और ये वाला भी एंगल थीटा सेम होगा ना मिडिल में दोनों साइड में, तो टी कॉस थीटा इधर से और टी कॉस थीटा इधर से, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स ये है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा हुआ है दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, खड़ा इसका मतलब है 2t cos थीटा इक्वल टू mg। जो दो फोर्सेज ऊपर की तरफ लग रही है ना वो डाउनवर्ड उसके mg जो लग रही है ना उसके बराबर है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो 2t cos थीटा इक्वल टू mg आ गया। यहां तक समझ आ गई सारे बच्चों को? तो अब जो है ना वो t जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो हमने निकालनी है हुक्स लॉ से, क्योंकि ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, तो इसलिए बाय यूजिंग हुक्स लॉ जो है ना वो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हुक्स लॉ लगाएंगे। हुक्स लॉ सारे बच्चों को पता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू लेमडा एक्स ओवर ए। तो लेमडा का तो हमें पता नहीं है, वो लेमडा ही रहेगा। अब एक्स की एक्सटेंशन निकालनी पड़ेगी, वो तो लेमडा ही रहेगा। और नेच अच्छा हाँ देखें इसकी एक्सटेंशन ऐसे निकलेगी कि ये मिड पॉइंट था ना, इसको बिल्कुल इस तरह नीचे लेके आए हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 2a का स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2a का स्क्वायर, ये कैलकुलेटर से करें 4 आ जाएगा 9 ओवर 4 और 16 25, ये आ जाएगा 5/2। 5/2 आ जाएगी ये वाला बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये वाली जो लेंथ है। ये समझ आ गई सारे बच्चों को? ये लेंथ 5/2 आ जाएगी। हाँ जी अब्दुल्ला हकीम, समझ आ गई आपको? यस सर, समझ आ गई। तो अब इसमें से देखें इसके अंदर इसकी वो एक्सटेंशन कितनी बनती है, 2a, तो वैसे इसकी नेचुरल लेंथ है, तो एक्सटेंशन बन गई 1/2a। तो t इज इक्वल टू एक्सटेंशन होगी इसके अंदर 1/2a की, और नेचुरल लेंथ इसकी होगी 2a। ये आप इस t की जगह पे यहाँ पे लगाएंगे कि इसके अंदर ये टेंशन बन जाती है। अगर ये वाला a वैसे इस वाले a से कट गया तो ये हो गया 1/4 लैम्डा, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2t, टी की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है 1/4 लैम्डा। अब cos थीटा कैसे निकलेगा, ये एंगल नहीं, वो देखिए नेचुरल लेंथ 4ac ना ये, हाँ लेकिन इतने हिस्से की जो है ना, इतने हिस्से की जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इतने हिस्से की 2a है। ये देखिए ये वाला हिस्सा ऐसे नीचे आया ना, ये वाला हिस्सा ऐसे, ये वाला नहीं, वो हिस्सा मैं कह रहा था कि वो नीचे 2a लिखा हुआ है नेचुरल, तो वो 4a होगा या नहीं? हाँ देखिए मैं टेंशन देखिए मैंने इधर लिख दिया है 2t cos थीटा इक्वल टू mg। टेंशन जो है ना वो देखेंगे, ये बच्चा आयान उमर बोल रहे हैं, इसको ये देखिए इतने ये टेंशन निकाल रहे हैं, ये इसके अंदर टेंशन निकाल रहे हैं ये। नहीं, इससे ये तो समझ आ गई। वो मैं नीचे कह रहा था कि नीचे वो ऊपर क्वेश्चन में 4a लिखा हुआ है नेचुरल लेंथ, तो नीचे 2a लिखा हुआ है आपने। जो आपने हाँ ये इसको कह रहे हैं आप, ये वाला? जी 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 सर। हाँ मैंने ना ये देखेंगे मैं टेंशन ना इस वाले हिस्से में निकाल रहा हूँ, इस वाले हिस्से की, ये वाली टेंशन, इतने हिस्से की लेंथ 2a है नेचुरल लेंथ, ठीक है समझ आ गई। 2a इसकी है और 2a इसकी है। समझ आया नहीं ये ठीक बात? है, समझ आ गई सर। तो ये आ गया। और cos थीटा देखिए कैसे निकालेंगे, ये थीटा है ना, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये बेस हो गई, तो cos थीटा देखिए यहाँ से ऐसे निकलेगा ना, cos थीटा इक्वल टू 3/2a डिवाइडेड बाय 5/2a। देखना अगर आप ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ये वाली, तो इसके अंदर ये इसकी बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज पे इसको डिवाइड कर दें, a से a कट जाए, इससे cos थीटा आ जाएगा 3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 इक्वल टू ये आ गया mg। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2⁴, तो लैम्डा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5⁻⁻⁰/3 mg। ये इसका आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ जी बच्चा हमजा, ये समझ आई है ये 2a क्यों लिखा है इधर? जी सर समझ आ गई। हाँ ये देखो कि इस तरह t इसका और टेंशन t इसके अंदर, ये थीटा, ये मैंने ये इक्वेशन के अंदर यहाँ पे 2t cos थीटा लिख दिया। अब खाली t निकाल लें, जो इस एक स्ट्रिंग इधर से निकाल लें या इधर से निकाल लें या इधर से निकाल लें, इसकी नेचुरल लेंथ 2a है।
अब ये देखिए इसी का दूसरा बी पार्ट 4 मार्क्स का है। वो कहता है कि यदि पार्टिकल पी इज पुल्ड डाउन वर्टिकली एंड रिलीज्ड फ्रॉम दैट रेस्ट एट ए डिस्टेंस 8/3 बिलो m। अब ये देखिए दोबारा ये पार्ट चेंज हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे जैसे ये 2 पार्ट्स 2 पॉइंट है ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी, इनके वही उसी तरह से सेम इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वही 4a का ही है। अब वो कहते हैं कि इसको इतना इस तरह से उन्होंने इसको यहाँ से इतना एक्सटेंड किया यहाँ से कि पहले तो 3/2 आया था ना, तो अब ये अपने मिड पॉइंट से ना यहाँ से वो आ गया है नीचे 8/3 है। ये वाली 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, ये 8/3a नीचे आ गया। इतना इसको पार्टिकल को नीचे ले आए। तो वो कहता है कि द पार्टिकल पे इज पुल्ड डाउन वर्टिकली एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस 8/3 बिलो m। फाइंड इन टर्म्स ऑफ करना क्या, फाइंड इन टर्म्स ऑफ a and g द स्पीड ऑफ b व्हेन इट पासिस थ्रू m। ये देखिए जब वो इस तरह उसको ज्यादा एक्सटेंड करके नीचे ले आएगी, जब यहाँ से इस पार्टिकल को छोड़ेंगे ना, तो वो कहता है कि जब ये मिड इधर से ऊपर से जाके यहाँ से गुजरेगा ना m में से, उस वक्त उसकी यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी ये कैलकुलेट करना। समझ आ गई है ये बात है? तो अब देखिए ये इस तरह से होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ इसको मैं करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि स्पीड का चक्कर आ गया ना बीच में, काइनेटिक एनर्जी वगैरह बीच में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले तो वो इक्विलिब्रियम आता है इसलिए। अब आप देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसलिए मैं इस तरह से ले रहा हूँ, यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस यहाँ से ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से हम ले लेते हैं 0। अब ये पार्टिकल जब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी वो कहता है कि रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से वो रेस्ट से छोड़ा, यहाँ पे इसकी स्पीड भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी का लेवल भी हम इसको यहाँ पे से ले रहे हैं कि 0। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है लैम्डा x²/2a। तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा ना m के ऊपर, जब इधर से आएगा यहाँ पे, तो आप क्योंकि ये देखें इसकी नेचुरल लेंथ भी 2 लेंथ 4 है ना, तो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ अब काइनेटिक एनर्जी और वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ से लगाता हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लैम्डा x²। अब मुझे हाँ एक्सटेंशन फाइंड करनी है। तो अब देखेंगे ये 2a है और ये 8/3, इन दोनों का स्क्वायर करके तो उसका अंडर रूट उसका 4 आ जाएगा ना, इसका आ जाएगा 64/9। 64/9 ये कितना बनेगा? 64/9 वो हो गया 64/9 प्लस 4 100/9। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी 10/3a, अंडर रूट किया ना 100/9 का, तो ये 100/9 का ये 10/3 आ गया। तो इसका मतलब 10/3 2a में से 10/3 निकाल दें, हाँ 10/3 में से 2 निकाल दें, 10/3 - 2। तो ये एक्सटेंशन इसके अंदर कितनी आ जाएंगी? -2 4/3 की एक्सटेंशन आ गई इसमें। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए अब यहाँ पे आ जाएगी लैम्डा। लैम्डा जो है ना वो ऊपर हमने कैलकुलेट कर दिया है, ऊपर हमने इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 10/3m, इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना वो हमने ऊपर वाले पार्ट के अंदर कैलकुलेट कर लिया है, लैम्डा जो कि है 10/3mg। तो जब आप लगाएंगे लॉ ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब यहाँ पे लगाएंगे लैम्डा वो आ जाएगा 10/3mg लैम्डा x²। अब इसके अंदर एक्सटेंशन है 10/3 - 2 किया ना तो 4/3 की, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4/3a लैम्डा x² ओवर जैसे है यहाँ पे 2a, इसकी जो नीचे है 2 × 2a, हाँ यहाँ से आ जाएगा 2 × नेचुरल लेंथ। तो ये देखें
इस वाले स्प्रिंग, ये जो इतना हिस्सा है ना स्ट्रिंग का, इतना हिस्सा, इसकी नेचुरल लेंथ है 2a, 2a इसकी। और अब ये देखिए क्योंकि अब हम इलास्टिक टेंशन एनर्जी इसके अंदर भी होगी और इसके अंदर भी होगी, इसको अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, जब ये m के पर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे जाके इसके अंदर अब इलास्टिक टेंशन एनर्जी खत्म हो जाएगी, बिकॉज के दोनों साइडों पे वो इक्वल टू वो उसकी नेचुरल लेंथ के बराबर आ गया, एक्सटेंशन 0 है यहाँ पे जब ये m पे पहुंचा है। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m, वही तो v हमने कैलकुलेट करना है, और प्लस mg, और क्योंकि यहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जी का लेवल ले रहे हैं ना यहाँ से, तो ये इसकी हाइट है 8/3a, बस ये। तो बस अब आपने इसको करना है सॉल्व, तो हमने फाइंड करनी थी वहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब आप ये देखें ये क्या क्या कुछ होता है यहाँ से, ये वाला 2 कट गया इस वाले 2 के साथ, और ये वाला 1a इसके साथ कट जाएगा, और ये वाला 8/2 जो है ना 1/2, अच्छा ये वाला 2 से और ये वाला 2 को कैंसिल कर देते हैं, और इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर से आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 10 से मल्टीप्लाई करें 160, और m सारों को कैंसिल कर देते हैं, ये वाला m, ये वाला m और ये वाला m भी कैंसिल हो गया, 160/27, ये 9 और 3 इंटू 27, और a और ये g आ गया इधर से, इक्वल टू v स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8⁻16, 16/3 AG। हाँ जी बच्चा अब्दुल्ला हकीम देख लो मेरी बात में ना कहना है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इसकी स्पीड v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू 160/27, आप इसको उस साइड पे ले जाएं, -16/3 कर दें, तो ये हमारे पास आएगा v स्क्वायर इक्वल टू 160/27 AG -16/3 AG, तो v स्क्वायर इक्वल टू 27, 48 इसमें से निकाल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160/27 -16/3, 16/27, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू 16/27 AG। तो v इक्वल टू v फाइंड करना था ना, v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √16 AG/27, तो ये भी इसका आंसर ठीक है। ये अगर आप इसको और भी कुछ कर सकते हैं, 16 का 4 बाहर ले आए, नीचे से 27 इंटू 9 इसका 3 बाहर ले आए, और अंदर रह जाए AG/3, ये भी इसका आंसर ठीक है, दोनों आंसर से समझ आ गई सारे बच्चों को। अब ये देखेंगे उसके बाद अगला इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ जी अबू बकर सिद्दीकी, समझ आ गई आपको ये बात या नहीं? जी सर। हाँ आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का आ गया। वो कहता है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल p इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड दिस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल को यहाँ से एक 60 डिग्री पे विद स्पीड u दी है, यहाँ से एक स्पीड u के साथ 60 डिग्री पे यहाँ से उसने फेंका है अबव द हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट, यहाँ से O पॉइंट से है। So in the subsequent motion, P moves freely under gravity. The direction of motion of P at when t is equal to 5 is perpendicular to the direction of motion when t is, यानी कि इसका मतलब है कि t is equal to 5 पे और t is equal to 15 पे इनके जो ग्रेडियंट होंगे ना वो आपस में, यानी कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आप देखें वो ग्रेडियंट फाइंड कैसे करने, tan थीटा। आपको पता है इक्वेशन जो है वो इसकी, एक तो इसकी बेसिक इक्वेशन होती है v is equal to u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक इसकी हो जाती है x इज इक्वल टू
u cos थीटा इंटू टी, और y डॉट इक्वल टू हमारे पास आ जाता है u साइन थीटा माइनस जी टी, और x डॉट आ जाता है हमारे पास u cos थीटा। तो किसी भी जगह के ऊपर अगर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, y डॉट ओवर x डॉट के ऊपर। तो देखेंगे x डॉट तो थ्रू आउट दी मोशन इसकी सेम ही रहता है, सिर्फ y डॉट चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। तो वो अब आप देखेंगे हमने इसको कैलकुलेट करना है। मैं पहले कैलकुलेट एट t इज इक्वल टू 5, टाइम 5 के ऊपर मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो tan थीटा जो है वो आ जाएगा इक्वल टू, ये बना ना y डॉट हो जाएगा u साइन थीटा। u साइन थीटा है 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस जी टी, जी की वैल्यू ऑफ 5 उसने ये 5 दिया, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय ये x डॉट, वो होता है u cos थीटा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, u आ गया। अब एट t इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू 15 के ऊपर भी अब हम निकाल लेते हैं। t इज इक्वल टू 15 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू, सेम उसी तरह से √3/2 u, यही होगा ना u साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस अब टाइम 15 है जी 10, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय वो टाइम उसके साथ तो उसने हॉरिजॉन्टल को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, u cos 60, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये u आ गया। तो इन दोनों ग्रेडियंट्स को आपस में, क्योंकि उस वक्त ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि √3/2u माइनस 50 डिवाइडेड बाय 1/2u मल्टीप्लाइड बाय √3/2u माइनस 150 डिवाइडेड बाय 1/2u, दिस इज इक्वल टू -1। तो बस अब आप देखेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4u स्क्वेयर। फिर आप इसको जाके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 150 के, तो ये हमारे पास हो जाएगा -75 √3u। फिर इस 50 को जब आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -25 √3u प्लस -15 5 75 होता है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये इज इक्वल टू -1/4u स्क्वेयर। ये 1/2u स्क्वेयर और ये 1/2u स्क्वेयर, ये 1/4u स्क्वेयर हो गया, ये जाके इससे मल्टीप्लाई। इसको अगर आप इधर ले आते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा u स्क्वेयर -75 √3u। अच्छा 75 है ना, तो ये 25 अगर इसमें ऐड कर दें तो ये 100 हो जाएगा। अभी इसको यहीं पे कर देते हैं, ये हो जाएगा -100 √3u प्लस 7500 इक्वल टू आ गया 0। तो अब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। तो अगर आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसा करें कि u इक्वल टू, जैसे वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगा दें, 100 √3 माइनस √ प्लस माइनस, तो √b स्क्वेयर, 100 इसका स्क्वेयर करेंगे ना, 100 का स्क्वेयर तो 10,000, इसका 3 आ गया ना, तो हो जाएगा 3 उसका और इसके 4 0 इसके साथ -4ac ओवर 2a। ये देखिए ये तो वैसे 0 हो गया, तो u इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50 √3, ये इसका आंसर है, बस ये इसका आंसर। समझ आ गई अबू बकर सिद्दीकी को? जी सर। तो मोहम्मद हमजा को? जी सर। हाँ बस आपने इन क्वेश्चंस को ना रट लेना अच्छी तरह। अब ये देखिए ये एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया, जो कभी कभी तो वो दूसरा देते हैं ना, कभी कभी 2-3 दफा ना उन्होंने ये वाला इस तरह का सवाल दिया हुआ है कि इस तरह का इक्विलिब्रियम का सवाल है ये। इसमें वो कहता है कि रिंग ऑफ वेट W विच, एक तो देते हैं ना वो दूसरा इक्विलिब्रियम वाला, जैसे वो कोन लगी होती है एक सिलेंडर के ऊपर, जो पहले हम कैसे कि कुछ ज्यादातर पेपरों में उन्होंने ये दिया है, जैसे ये इस तरह का सवाल है। इसके कभी कभी ये 2-3 पेपरों में बस इस तरह का भी दिया हुआ क्वेश्चन उन्होंने, जैसे ये देखेंगे इसका है पार्ट, 2 पार्ट है। अब उसमें कहा हुआ है फॉर्मूला रिंग ऑफ वेट W विद रेडियस अच्छा उसने दिया हुआ है सेंटर O इज एट ए रेस्ट ऑन ए रफ सरफेस विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा। अच्छा उसने tan अल्फा ही बता दिया, tan अल्फा उसने बता दिया हमें कि tan अल्फा है
इसके इक्वल है 1/2 के। tan अल्फा 1/2 के, अगर ये अल्फा हो, ये 1, ये 2, तो ये √5 हो गया। जब जरूरत पड़ेगी जिसके मुताबिक वो हम लगा लें। tan अल्फा ने बता दी थी, कहा उसने कहा दी प्लेन ऑफ रिंग इज परपेंडिकुलर टू inclined surface and parallel to अच्छा वो the point P is circumference ring so that OP is, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि OP is parallel to, ये जो OP है ना, ये वाला OP, ये इस प्लेन के पैरेलल है, इसके इस प्लेन के पैरेलल है। और जो PQ है ना, उसके बारे में उसने कहा कि लाइट PQ तो दी विच इज सरफेस सच दैट PQ इज हॉरिजॉन्टल सीधा। अच्छा ये, और ये इसका मतलब है कि ये PQ जो ना हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि PQ ये हॉरिजॉन्टल है एंगल, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये अल्फा होगा। और ये वाला जो है ना वो इसके लाइन के है उससे। अब आप देखिए कि वो कहता है ये है कि द पॉइंट OPQ आर इन द सेम प्लेन, द सिस्टम इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के ऊपर है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन। अच्छा अब आप देखिए ये प्लेन पे ये पार्टिकल जिसके ऊपर बढ़ा है, तो जब ये नीचे जाने की कोशिश, क्योंकि ये इस तरह बांधा हुआ नहीं तो कोई खींच नहीं सकता, ये पार्टिकल नीचे ही जा रहा है इस तरह, तो इसका मतलब इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो इस तरफ को एक्ट करेगी इसके ऊपर, ये है। और ये जो PQ है ना वो इसके साथ स्ट्रिंग बंधा हुआ है, तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग होता है उसके अंदर टेंशन होगी। अब वही आपने करना है, फोर्सेस को पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन करना है। अच्छा इसका अंदर ये होता है कि वो प्लेन के साथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर उनको आपस में इक्वल करना है, और किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना होता है ताकि वो हमें। अब ये देखिए उसने कहा है ना O ये इसका सेंटर है, और उसने कहा है कि रिंग ऑफ वेट W। अब इसका वेट सेंटर से जो है ना डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जैसे ये ना इसका वेट, ये W इधर आ गया। अब वेट के कंपोनेंट्स भी बन सकते हैं, वेट के एक कंपोनेंट हो जाएगा, जैसे ये एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, जैसे ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया। ये आपने P1 में पढ़ना, जैसे ये हो जाएगा W sin अल्फा, और ये हो जाएगा W cos अल्फा। तो बस ये होगा, और इसका जो है नॉर्मल रिएक्शन R वो ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा R। और अच्छा ये जो टेंशन है इसके अंदर, इसके अगर आप देखते हैं ये टेंशन है ना, पार्टिकल इसके साथ बंधा हुआ है, ठीक है, मैंने इसकी डायरेक्शन भी ठीक है। हाँ जी, ये तो पार्टिकल यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है, तो इसकी जिस तरफ पार्टिकल बना टेंशन उस तरफ होती है, ये इसके अंदर टेंशन है। अब टेंशन के अगर आप कंपोनेंट बनाएंगे, इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा जो कि हो जाएगा एंगल के सामने T sin अल्फा, और एंगल के साथ वाला हो जाएगा T cos अल्फा, और ये एंगल के सामने वाला T sin अल्फा। बस ये इसकी सारी डायग्राम बन गई। अब पहला पार्ट, अच्छा पहला पार्ट तो ये है, वो कहता है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ टेंशन इन दी स्ट्रिंग PQ, टेंशन फाइंड करनी है। देखें कि इसमें सारा ये करना होता है कि आपने ना वो ये दूसरा पार्ट, हाँ इसमें आपने ये करना है कि किसी एक पॉइंट के अबाउट ना मूवमेंट भी लेना होता है। जैसे मैं अबाउट O मूवमेंट ले लेता हूँ, उसके अंदर मूवमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखें कि इसके ऊपर जब मैं इस O के अबाउट मूवमेंट लेने का फायदा ये होगा कि ये जो W है ना, फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन जो है ये खत्म हो जाएंगे इसके अंदर से। सिर्फ ये देखें ये टेंशन चल रही है ऐसे, जैसे ये टेंशन है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लेना है, और ये हो गया इसके अंदर से ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये जो फोर्स है ये वाली फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। बस ये दो, तो T इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा T मल्टीप्लाइड बाय, ये देखें कि ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये इस तरह से आ रहा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा T मल्टीप्लाइड बाय A साइन अल्फा, T मल्टीप्लाइड बाय A साइन अल्फा की वैल्यू हम लगा सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी मैं सिर्फ लिख लूँ T इंटू A साइन अल्फा इक्वल टू F, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है F मल्टीप्लाइड बाय A। यहाँ से देखें ना कि ये है ना F, इसका A से ये रेडियस, ये F मल्टीप्लाइड बाय A, ये जो है ना ये इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, और ये ऐसे टेंशन जो है ये क्लॉकवाइज आ रही है।
तो ये दोनों, बाकी जो वेट है वो O के अंदर से गुजरता है, आर भी O के अंदर से गुजर ली, इसलिए वो जीरो हो जाएगा, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O जीरो हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ये अगर दोनों साइडों से मैं ये कैंसिल कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा T साइन अल्फा इक्वल टू F, जो कि है ये F। और एक और भी इसके जो ऊपर हमने कंपोनेंट्स वगैरह बनाए हैं उसकी इक्वेशन बना लें, तो फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखें कि अगर मैं इसको करता हूँ लेफ्ट वर्ड को राइट वर्ड के इक्वल, तो F इक्वल टू T कॉस अल्फा आ जाएगा। और साथ ये देखें कि इस तरफ आपको नजर आ रहा है F और प्लस T कॉस अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा। एक इक्वेशन ये बन रही है F प्लस T कॉस अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा। ये देखें कि ये है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये F प्लस ये T कॉस अल्फा इक्वल टू ये वाला वेट का कंपोनेंट W साइन अल्फा के बराबर है। ये पैरेलल टू दी लाइन, हमने ये पैरेलल टू दी, ये जो प्लेन है इसका परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू दी प्लेन क्या क्या है, ऊपर की तरफ है R है और नीचे की तरफ है T साइन अल्फा और W कॉस अल्फा। और ऊपर की तरफ हो गया इसका R, नीचे R हो गया ना ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ T साइन अल्फा प्लस W कॉस अल्फा। ये बात ये समझ आ गई है या नहीं? ये दोबारा इक्वेशन, बाकी आगे मसला कुछ नहीं है, मसला था इक्वेशन बनाना। मैकेनिक्स में काम ही सिर्फ इक्वेशन बनाना है, उसके बाद तो आगे कुछ भी नहीं। समझ आ गई है या नहीं बच्चा? अबू बकर सिद्दीकी जी सर। सही बताओ सर ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं ना हमने, वो पॉइंट जो उसका सेंटर है पार्टिकल। हाँ, ये इसने ना डायग्राम थोड़ी छोटी में थे, एक मैंने आपको समझाने के लिए ना दोबारा इधर डायग्राम बना करता हूँ। देखेंगे कि असल में ना ऐसे थोड़ा बड़ी डायग्राम, जैसे ये देखिए ना ये उसने बनाया यहाँ पे एक ऐसे रिंग बनाया, ये है उसका सेंटर O। इसको जो है ना देखिए इसके पैरेलल उसने ना ये प्लेन के पैरेलल ये वाला पॉइंट लगाया, ये जैसे ये ना P, और ये हॉरिजॉन्टल ऐसे ये जिस तरफ ये पार्टिकल बंधा होता है ना, ये उसने पॉइंट बताया कि ये टेंशन हमेशा उस तरफ होती है, ये T इस तरफ है। अब ये पार्टिकल ऐसे नीचे आ सकता है ना, इसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऐसे ऊपर की तरफ होगी, जो कि म्यू आर के इक्वल होती है। मैंने अभी लिखी नहीं है यहाँ पे, ये म्यू आर के इक्वल होती है, F इज इक्वल टू म्यू आर। अब देखें कि वेट जो है ना बिल्कुल आपको पता है कि इसके मिडिल में से इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यहाँ से वेट W हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन जब जो यहाँ से गुजरेगा तो वो इसके अंदर से इसका नॉर्मल रिएक्शन R इधर से गुजरेगा। तो इसके अबाउट हमने ना किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जैसे P के भी ले सकते हैं, Q के भी ले सकते हैं। P के अबाउट लेंगे जो टेंशन कैलकुलेट करनी है वही फिर जीरो हो जाएगी, इसीलिए O के अबाउट ले रहे हैं। उससे जो होगा कि W और R दोनों खत्म हो जाएंगे, और ये वाला एंगल उसने दिया हुआ है हमें, एंगल है अल्फा। तो ये वाली लाइन क्योंकि इसके पैरेलल चल रही है इसलिए ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। और उसने कहा है कि ये जो लाइन है ना ये वाली, ये प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी अल्फा हुआ, क्योंकि ये लाइन ऐसे पैरेलल चल रही है, ये और ये दोनों लाइन है। जैसे ये देखेंगे ये चल रहा है, ये और ये लाइन है, ये और ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। ये उसका रेडियस मतलब सर्कल का A है। तो अब जब हमने इसके मूवमेंट अबाउट O लिया ना, मूवमेंट जो लिखते हैं उसको ऐसे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे, हाँ मैंने लिखा नहीं, ऐसे देखिए मूवमेंट अबाउट O, जिसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं ना उसको लिखते हैं जैसे मूवमेंट अबाउट O, ये उसका निशानी होती है, ये मूवमेंट अबाउट O। जब मूवमेंट अबाउट O लिया ना, जैसे देखेंगे ये T जा रहा है, ये T और इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो ये हो जाएगा A साइन अल्फा, ये सामने एंगल अल्फा है ना, ये वाला एंगल अल्फा है, ये A साइन अल्फा हो गया। तो ये T इंटू A साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय W भी जीरो हो गया, W क्योंकि वो सेंटर उसी में से गुजर रहा है, और R भी जीरो हो गया। उसके बाद ये F मल्टीप्लाइड बाय ये इसका A, ये देखना ये है T जो है ये ऐसे आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, और ये आ रही है क्लॉकवाइज, और ये जो जा रही है ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर है, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो F इंटू A कर दिया, A से ये वाला देखो दोनों साइडों से ये वाला A और ये वाला A कैंसिल हो गया, T साइन अल्फा इक्वल टू F। एक इक्वेशन ये बन गई। समझ आ गई बच्चा हमसा? जी सर। एक अच्छा, हमने मोमेंट्स का ले लिया और एक हमने बाकी फोर्सेस का ले लिया। हाँ, बाकी जो हमेशा ये करना होता है किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, उसके अबाउट मूवमेंट सोच के ये लेते हैं कि जिसके अंदर ना ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस ना उसके अंदर से गुजर रही हो तो वो खत्म हो जाए,
क्योंकि वो उनका फिर वो जीरो हो जाएगा ना, उनका परपेंडिकुलर वो उसी के अंदर से गुजर रही है, उनका मूवमेंट जीरो हो जाएगा, बाकी फिर वो हमें निकालनी भी टी है वो उसके अंदर से नहीं, तो ये सिर्फ डब्ल्यू टी और एफ रह जाता है, आर और डब्ल्यू दोनों जीरो हो जाते हैं, कि वो दोनों उसके सेंटर के अंदर से गुजर रहे हैं, तो लिहाजा उनका डिस्टेंस वहां से जीरो हो गया। एक तो हमने मूवमेंट लिया, तो एक ही क्वेश्चन हमारे पास जैसे समझ लेंगे ये बन गई। अब और भी हमने क्वेश्चन बनानी है, डब्ल्यू का ये जैसे एंगल, तो आपने P1 में जैसे पढ़ा हुआ है कि एंगल का कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट उसके साथ है एंगल, ये भी एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अब वेट का जब आप कंपोनेंट बनाएंगे, इसका एक कंपोनेंट ये और एक एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा W साइन अल्फा, और एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा W कॉस अल्फा। तो ये इसके अंदर जो ये टेंशन है, टेंशन का भी एक कंपोनेंट ये हो गया, जो कि एंगल के सामने वाला हो जाएगा T साइन अल्फा, और एंगल के ये साथ वाला हो जाएगा T कॉस अल्फा। बस अब ये प्लेन है ना, ये प्लेन आपने एक इक्वेशन ये बनानी है कि इसके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर जो है ना उनके आपने, अब देखें इस प्लेन के पैरेलल जो राइट की तरफ जो फोर्सेज आ रही हैं वो है टी कॉस अल्फा और एफ ये म्यू आर वाला। तो ये मैंने ये लिखी है कि कोई ये वाली सेकंड इक्वेशन है, तो टी प्लस एफ प्लस टी कॉस अल्फा इक्वल टू जो इस तरफ इसके जो लेफ्ट की तरफ जा रही है वो है डब्ल्यू साइन अल्फा, ये बन, और अपवर्ड को डाउन ऊपर आर जा रहा है, ऐसे आर ऊपर की तरफ जा रहा है सिर्फ, और टी जो है ना ये वाला ये भी नीचे की तरफ है, और वेट का कंपोनेंट भी नीचे की तरफ है, तो आर इक्वल टू टी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। बस ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, अब इनको साइमल्टेनियसली जैसे मर्जी आप सॉल्व करके टेंशन फाइंड करनी है, उसका दूसरा पार्ट हाँ म्यू, ये दोनों पार्ट इसी इन्हीं दोनों तीनों इक्वेशन से होंगे। अब पहले हमने कैलकुलेट करनी है टेंशन, हाँ टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये है ना, तो इस एफ की जगह मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप ऐसे कर दें कि सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो यहाँ से इधर से मैं एफ की वैल्यू निकाल के यहाँ पे इसकी जगह लगा देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा टी साइन अल्फा, और एफ की जगह पे हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस टी कॉस अल्फा। अब ये टी हमने कैलकुलेट करना है ना, इनको सारा चलो एक साइड पे कर लो, इस तरह इसको भी अगर आप इधर ले जाते हैं तो टी कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा, और ऊपर से जो है ना वो है इनके कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यूज लगा देते हैं। साइन अल्फा हो जाएगा ऊपर से 1/√5 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2/√5 इंटू टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा हो जाएगा 1/√5, क्योंकि tan अल्फा उसने बताया था ना, तो ये मैंने जहाँ से tan अल्फा की ये ट्राइंगल बना लिया ये वाला। तो अब यहाँ से देखेंगे अगर मैं √5 से थ्रू सारों को मल्टीप्लाई कर दूं तो अंदर इधर रह जाएगा 3t इक्वल टू डब्ल्यू, और टेंशन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/3w, ये हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में कहता है कि म्यू कैलकुलेट करो, म्यू जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जैसे देखें तो ये आप ये इक्वेशन लेंगे ये वाली सेकंड एंड थर्ड, ये जो म्यू कैलकुलेट करना है, ये जो एफ लिखा हो ना ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू आर के इक्वल है, ये देखें ये म्यू आर के इक्वल है। उसके अंदर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन नंबर 2 जो है एफ प्लस टी कॉस अल्फा वो है ना, एफ प्लस, तो एफ की जगह पे लगा दें म्यू आर प्लस टी कॉस अल्फा इक्वल टू इसके डब्ल्यू साइन अल्फा में, डब्ल्यू साइन अल्फा की ये हमारे पास, और आर की जगह पे जो है ना वो ये थर्ड इक्वेशन से आर किसके इक्वल है, आर की जगह पे वो लगा दें, और टी की जगह पे 1/3w, ये जो हमने पहले पार्ट में वो कैलकुलेट किया वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगा म्यू इंटू आर की जगह पे मैं थर्ड इक्वेशन से लगा देता हूँ टी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा, टी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा, म्यू कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस टी, तो माइनस टी कॉस अल्फा, ये वाला जो टी कॉस अल्फा ना इसको मैं दूसरी साइड पे लें, तो अब देखें क्योंकि सारों में टी जो है ना मैं हमने ऊपर वाले पार्ट में फाइंड करने 1/3w के बजाय सब वैल्यूज आप इसके अंदर लगा दें, टी की जगह लगा दें 1 यहाँ पे लगा दें म्यू इंटू टी की जगह लगा देंगे 1/3w, और साइन अल्फा वो जो हमने ट्राइंगल ऊपर बनाई है इससे 1/√5, साइन अल्फा की जगह पे 1/√5 प्लस w इंटू कॉस अल्फा की जगह पे 2/√5 इज इक्वल टू
W इंटू साइन अल्फा की जगह पे 1/√5 माइनस टी की जगह पे 1/3W और कॉस अल्फा की जगह पे 2/√5। अब सारों में W आ गया ना, जैसे ये देखें ये W ये W ये W और ये W कैंसिल हो गए, √5 से सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा म्यू इक्वल टू 1/3 प्लस 2 इक्वल टू जैसे आ जाएगा 1 माइनस 2/3 आ गया। सो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू इंटू 3⁻6 + 1 7/3 इक्वल टू 3 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 1/3। ये वाला 3 से काट दिया, म्यू इक्वल टू 1/7। ये इसका जो है ना वो हमारे पास आंसर आ है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो हमने कर देना है इसमें। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में से टू पार्टिकल्स A and B of masses m and km respectively are connected by light inextensible string of length A. The particles are parallel on a rough horizontal circular turntable with the string taut and lying along the radius of the turntable. Particle A is at a distance A from the center of the turntable and the particle B is at a distance 2A from the center of the turntable. The coefficient of friction between particles connected by light particles with the coefficient of friction बता दिया उसने 1/5 है। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन पता है ये है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक टर्न टेबल है, ये इसका सेंटर हो गया। वो कहते हैं स्किल कनेक्टेड बाय लाइट। अच्छा तो पार्टिकल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, तो पार्टिकल है वो सेंटर से ए डिस्टेंस पे है। ये पार्टिकल ए है वो सेंटर से ए डिस्टेंस पे है, और जो पार्टिकल बी है वो इसके साथ कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के साथ। एक स्ट्रिंग के साथ ये पार्टिकल जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, उसकी भी लेंथ ए है। जो पार्टिकल बी है ना वो सेंटर से 2A के फासले पर है, जो सेंटर ए है ना, वो जो पार्टिकल ए है ना वो सेंटर से ए डिस्टेंस के फासले पर है। और दूसरे बता दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो म्यू उसने बता दिया मैं 1/5 टेबल ऑफ पार्टिकल में। इट व्हेन द टर्न टेबल इज मेड टू रोटेट विद एंगुलर स्पीड। अच्छा ये जो है ना वो एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रही है, जो इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो उसने बता दी एंगुलर स्पीड 2/5 √g/a। सो पहला पार्ट है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा देखिए कि आपको बताया हुआ है कि जब व्हेन टू पार्टिकल्स किसी एक स्ट्रिंग के साथ टू पार्टिकल्स कनेक्टेड होते हैं, आपने P1 में पढ़ा होगा, जैसे ये वाला पार्टिकल है उस पार्टिकल के साथ, अगर आप इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्सेस कंसीडर करेंगे तो टेंशन इस डायरेक्शन में होगी, और अगर आप जिस तरफ पार्टिकल टाई अप हुआ था ना उस तरफ इसकी टेंशन, अगर इधर कंसीडर करेंगे तो इसके मुताबिक टेंशन इधर को होगी। अब अगर आप पार्टिकल ए को कंसीडर करते हैं ना तो उसके मुताबिक टेंशन इधर को होगी इसके अंदर, और कि जब ये पार्ट टेंशन उधर को होगी ना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो अंदर की इस तरफ होगी, बाहर की तरफ म्यू आर इस तरफ अंदर की सेंटर की तरफ होगी, टेंशन जब उधर की तरफ है तो वो उसने इसको रोका हुआ है इसके अंदर। तो आप देखेंगे उसने ये बता दिया, मैं वही से आपने फार्मूला लगाना है F = ma। तो F = एंगल लीनियर एक्सेलरेशन का m r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है ये, और लीनियर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है A = r। और इसी तरह से अगर आप F = ma करते हैं तो F = mr ओमेगा स्क्वायर हो गया। और अगर आप दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर उसने क्योंकि एंगुलर स्पीड दी हुई है जब तो हम mr ओमेगा स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर उसने लीनियर स्पीड दी होगी तो इस वाले फार्मूले से मैं इसके अंदर ये वैल्यू लगा दूंगा तो ये जो है mv² r हो जाएगा। अब देखिए मैं इसके अंदर ये लगा दिया F = mr²। आप जो इसके ऊपर F जब सर्कुलर मोशन के अंदर बताया हुआ ना आपको, सेंटर की तरफ जो फोर्सेज एक्ट कर रही होती है ना उनको हम प्लस लेते हैं, जो बाहर की तरफ सेंटर से ऑपोजिट कर रही होती है ना उसको हम माइनस लेते हैं।
तो जो सेंटर की तरफ बस इस रूल को याद रखें और बस ये क्वेश्चन का सेंटर की तरफ जो है ना म्यू आर माइनस टी इक्वल टू एम। रेडियस हमने इसका कैलकुलेट, हाँ रेडियस जो है ना वो इसका ए हो गया और ओमेगा स्क्वायर होगा 4/25 जी ओवर ए, क्योंकि ये उसने ओमेगा दिया हुआ है। अच्छा जी, टी हमने कैलकुलेट करना है, म्यू भी हाँ ये बता दिया उसने, मैं देख रहा था म्यू तो उसने बता दिया है 1/5। ये मैं इसकी जगह लगाता हूँ म्यू इज 1/5 और नॉर्मल रिएक्शन जैसे जो टेबल है ना उसके ऊपर वेट पार्टिकल पड़ा हुआ है तो उसके अंदर उसका मैथ हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू ये वाला ए, इस वाले ए से काट दिया हो जाएगा 4/25 कितना हो जाएगा mg। तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/5 mg माइनस 4/25 mg। तो t इक्वल टू आ जाएगा, कैल्शियम ले लें 25 माइनस 4 करेंगे 1/25 mg। ये टेंशन आ गई इसकी। समझ आ गई इन बच्चों को या नहीं? उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के क्या चीज है? के जो है ना वो बी वाले पार्टिकल का मैस है, बी वाले पार्टिकल का इसका मैस है के एम। तो अब आप इसको, पहले हमने ये वाला लिया ना टी वाला ए वाला पार्टिकल, तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए अब हम ये वाला टेंशन कैलकुलेट हो गया, बी वाला पार्टिकल क्योंकि के कैलकुलेट करना है और के उसके अंदर आ रहा है। तो जब आप बी वाले पार्टिकल को लेंगे तो जो अंदर की तरफ इसके ऊपर जो दो फोर्सेस लग रही हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो अंदर की तरफ उसके ऊपर लग रही है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब टू पार्टिकल्स कनेक्टेड होते हैं किसी एक स्ट्रिंग के साथ, तो अगर आप इस वाले पार्टिकल को कंसीडर करेंगे तो उसके मुताबिक टेंशन इधर को होगी, और अगर इस वाले को कंसीडर करेंगे तो उसके मुताबिक टेंशन को इधर होगी सेम। तो अब अगर आप बी को लेते हैं ना, उसकी तरफ अंदर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है म्यू आर और प्लस टेंशन भी अंदर की इक्वल टू एम। अब उसका एम है के एम और आर, अब उसका रेडियस हो गया 2a, वो उधर से उसका रेडियस है 2a और स्पीड सेम ही है वो दोनों की कि और स्पीड है उसकी वही जो अभी उसने क्या दी थी ऊपर, हाँ 2/5 का इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो एम आर ओमेगा स्क्वायर वो जगह 4/25 और 4/25 तो जी ओवर ए थी ना, हाँ उसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा ना तो जी ओवर ए रह गया। बस ये हमारे पास आ गया। तो बस इसके अंदर आप अपने वैल्यूज लगा दें। टी ऊपर वाले पार्ट में आपने कैलकुलेट कर लिया, टी हमने कैलकुलेट कर लिया 1/25 mg। टेंशन सेम ही होगी आपकी सर, दोनों पार्टिकल की जिधर से मर्जी कैलकुलेट करें, डायरेक्शन सिर्फ हो जाएगी उसके अपोजिट। तो म्यू और आर, अब इसका जो आर होगा ना इस वाले पार्टिकल का वो इसका के एम जी प्लस टेंशन सेम होगी जिधर से मर्जी कैलकुलेट करें ऊपर वाले पार्ट में 1/25 mg 1/25 mg इक्वल टू ये वाला ए इस वाले ए से कट जाए, 4 to the 8/25 के mg। तो mg सारों के अंदर आ रहा है, ये वाला भी mg, ये वाला mg और ये वाला mg कैंसिल कर दे। म्यू की वैल्यू उसने मैं बताई हुई है 1/5 है, वो आप यहाँ पे म्यू की जगह लगा देंगे, हमारे पास हो जाएगा 1/5 के प्लस mg इसका कट गया 1/25 इक्वल टू 8/25 और ये के आ गया। तो इसको अगर हम उस साइड पे ले जाते हैं, ऐसा करते हैं कि 25 से सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो आगे ये वाला मसला निकल ही जाएगा। ये जगह 25 से करेंगे मल्टीप्लाई जब सारों को, तो ये जगह हमारे पास 5k, ये जगह +1, इसको करेंगे तो ये जगह 8k, इसको जाके इसमें से निकाल दें, ये कितना हो गया 3k इज इक्वल टू 1 और k की वैल्यू आ गई है 1/3। ये इसका आंसर है। अब इसका ये छठा क्वेश्चन है, ये वो इंटीग्रेशन का आ गया। हाँ जी, अबू बकर सिद्दीकी समझ आई है या नहीं आपको? ये बच्चा बहुत परेशान, घबराए नहीं। क्या कहते हैं फ्रिक्शन अंदर को क्यों लेंगे जी, फ्रिक्शन अंदर को क्यों लेते हैं अंदर की तरफ? वो बाहर तो फ्रिक्शन खत्म हो गई ना, टेबल के किनारे भी बैठा है, बाहर तो टेबल है ही नहीं, आगे तो कुछ चीज है ही नहीं, जो कुछ भी है वो अंदर की तरफ ही है, जो अब अंदर की तरफ ही लग रहा है, बाहर से अंदर के वो किनारे पे बैठा हुआ है वो पार्टिकल। ठीक हो गया सर।
तो ये हो गया बच्चा जी इससे अब्दुल्ला। ये पता कैसे चलेगा कि सर जो मतलब जो सारी फोर्स अंदर लग रही है फोर्सेस वो प्लस होंगी, जो बाहर लग रही हाँ है बस ये आपने हमेशा याद रखना है, सर्कुलर मोशन के अंदर जो सेंटर की तरफ फोर्सेज लग रही है ना वो प्लस होगी, सेंटर वो तो जो उससे नहीं, आउटसाइड बाहर की तरफ लग रही है वो हमेशा माइनस होगी। लेकिन वो पीछे माइनस क्यों किया था, वो म्यू आर भी बाहर लग रहा है, टेंशन भी बाहर नहीं नहीं लग रही नहीं है। हाँ ये देखो ना, ये देखो वो बच्चा कह रहा है, वो इसमें देखो ये जो बच्चा हमजा खान, ये देखेंगे, ये पहला वाला पार्ट देखेंगे, उसके अंदर ऐसा है कि ये बात आप वो नहीं अभी समझ पा रहे, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी टू पार्टिकल्स लगे होंगे ना किसी स्ट्रिंग के साथ, अगर आप इस वाले पार्टिकल को ए को कंसीडर करते हैं तो टेंशन इधर होगी, अगर आप इस वाले पार्टिकल को कंसीडर करते हैं तो टेंशन इधर को होगी। जब आपने ए वाले पार्टिकल को यहाँ से किया ना कंसीडर, जैसे देखेंगे ये वाला ए वाला पार्ट, तो टेंशन उधर बाहर की तरफ है सेंटर से, और फ्रिक्शन अंदर की तरफ है। म्यू आर ए के अच्छा ठीक मुताबिक, है, समझ गया। अच्छा बी म्यू वाला आर जो वो टेंशन, मतलब वो टेंशन तो पीछे स्ट्रिंग के है, अंदर है, ठीक टेंशन है। म्यू फ्रिक्शन ने तो उसको रोका हुआ है, वरना तो वो उधर से निकल जाना। टेंशन म्यू आर तो सेंटर अंदर की तरफ है, टेंशन इसके अंदर ना बाहर की, पार्टिकल ए को जब कंसीडर करेंगे तो टेंशन जो है ना वो बी की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो वो तो बाहर निकल रही है सेंटर से, उसकी डायरेक्शन उस तरफ है, तो इसलिए म्यू आर माइनस टी। पूरे सर्कुलर मेजर के अंदर आपने, पूरे सर्कुलर मोशन के अंदर आपने याद रखना है कि जो सेंटर की तरफ फोर्सेज होंगी ना प्लस होंगी, जो उससे बाहर निकलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये सोच के हमने इसको किया। अब आप देखें ये क्वेश्चन नंबर ये 6 आ गया, इसके अंदर लिखा हुआ है पार्टिकल पी ऑफ मास m मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हैज डिस्प्लेसमेंट x इन अ फिक्स्ड पॉइंट O. The only horizontal force acting on the only horizontal force acting on P has magnitude this and acts towards O. ये देखें, ये बड़ा ना आपने इसको गौर से पढ़ना है ये क्वेश्चन आसान ही होता है, मुश्किल नहीं। ये जैसे देखें कि पार्टिकल हो है, वो कह रहा है फोर्स जो है ना, पार्टिकल तो इस तरफ जा रहा है ना पार्टिकल, लेकिन वो कहता है फोर्स इस तरफ लग रही है ओ की तरफ। ये जरा गौर से पढ़ें इसको। The only horizontal force acting on P has magnitude ये 1/10 this and ये देखें and acts towards O। ये समझ आ रही है आपको? जब मैं फार्मूला लगाऊं ना F = m में, बस वो कहता है ए की फोर्स लग रही है इसके ऊपर जो कि ओ की तरफ है, इस तरफ है, या तो पार्ट आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही, ओ की तरफ लग रही है, इसलिए ये वाली फोर्स हो जाएगी -1/10 2v-1 का स्क्वायर e⁻⁻t इक्वल टू मैस उसने दिया हुआ है 2 और एक्सेलरेशन है। देखें कि आपको बताया था कि आपने जैसे पी ओ दो m1 के अंदर पढ़ के आए हैं, जो होती है वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम। और वेलोसिटी देखें, मैं अगर चेन रूल से ऐसे करूं कि dv/dt मल्टीप्लाइड बाय, इधर मैं ऐसा कर देता हूं, इधर मैं x लिख देता हूं और इधर मैं इसको dx/dt कर दूं। ये देखें ना dx और dx तो कर देता। सो ये हमारे पास ये dx/dt जो है ना ये बन गई, ये यहाँ से देखिए ये वेलोसिटी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v dv/dx। सो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम dv/dt भी लिख सकते हैं, और v dv/dx भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए मैंने पढ़ा, वो कहता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर v इन टर्म्स ऑफ t। जब उसने कहा ना t लेके आए, तो इसलिए मैं अब एक्सेलरेशन की जगह लगाऊंगा dv/dt। बात समझ आई या नहीं? ये dv/dt लगाना है बस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपके सिलेबस में अंदर। इसकी एक ही टाइप है, वेरिएबल सेपरेट, दो ही वेरिएबल है इसके अंदर v एंड t, आपने वो वेरिएबल सेपरेट करने हैं। t वाले एक तरफ कर लें, देखिए मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा करूँ 1 ये उधर मैं ले जाता हूँ 1/20 e⁻⁻t इंटू dt इक्वल टू 2v-1 इसकी पावर -2 dv। ये समझ आ गई बात या नहीं सारे बच्चों को? हमजा खान आप जी सर। वेरिएबल सेपरेट कर दें। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना बस। इधर तक कोई किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? हाँ जी, अबू बकर सिद्दीक। जी सर ठीक है। हाँ तो बस आप देखें e⁻⁻t की इंटीग्रेशन बताएं क्या होगी मुझे। ये होगी ना इसकी इंटीग्रेशन, ये तो p1 की इंटीग्रेशन है, ये कैसे हो जाएगा 2v-1 इसकी पावर के अंदर एक ऐड किया
उसी से डिवाइड कर दिया, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 2 प्लस सी लगा दिया इसमें। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 20 e रेज़ टू पावर माइनस टी इज इक्वल टू -1 ओवर 2 इंटू 2v माइनस 1 प्लस सी। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने ये हमें वैल्यूज कंडीशंस दी हैं। ये देखें, t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, v की वैल्यू 3। तो इसमें हमने क्या लगाना है, हाँ t लगाना है। t की x तो इसके अंदर है ही नहीं ना, t की वैल्यू 0 और v की वैल्यू 3 वो लगा दें आप। जब आप इसके अंदर t की वैल्यू 0 लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 20, और जब v की वैल्यू 3 लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर, यहाँ पे 3 लगाएंगे ना, 3 to the 6, 5 to the 10। सो इट इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 20 प्लस 1 ओवर 10। इसका 20 एलसीएम आ गया 3 ओवर 20। c की वैल्यू ये आ गई, वो आप c इसकी जगह लगा दें। सो ये हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू, वो इसकी जगह आप लगा दें 1 ओवर 20 e रेज़ टू पावर माइनस टी इक्वल टू -1 ओवर 2 इंटू 2v माइनस 1 प्लस 3 ओवर 20। बस। अच्छा, वो उसने हमें इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर v। हाँ, v हमने फाइंड करना है ना, तो फिर बाकी सारी चीज़ों को, v तो अभी तक इसके डिनोमिनेटर के अंदर है, इसको मैं इस तरह पे करता हूँ कि इन सारों को ना मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ये हमारे पास हो जाएगा, हाँ ये हमारे पास हो जाएगा 10 ओवर 2v माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी। इसका भी 20 कट गया, इसका भी कट गया, इसके ऊपर 10 आ गया ना, और इसको मैं इस साइड पे ले गया। तो बस अब आप इसको ऐसा कर लें कि इनको हमने v कैलकुलेट करना है ना, तो फिर इसको हम ऐसा कर देते हैं कि 2v माइनस 1 इक्वल टू, इसको ले जाते हैं, उसको 10 के नीचे ले जाते हैं। ये जगह हमारे पास 10 ओवर 3 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी। अब 1 को साइड पे ले जाएं, ये जगह हमारे पास 2v इक्वल टू 1 प्लस 10 ओवर 3 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी, और इट इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 5 ओवर 3 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी। तो ये इसका आंसर आ गया। हाँ जी, समझ आ गई अब हकीम साहब को? यस सर, समझ आ गई। हाँ, अब पीछे ना बात को उन्होंने आंसर ना ई की वजह से पावर है ना, वो नेगेटिव में नहीं, उन्होंने प्लस में दिया, तो वो करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका ये आंसर ठीक है। बहरहाल वैसे अगर वो पीछे वाले से मैच करना होगा तो उन्होंने मार्किंग इस तरह, ऊपर भी ई रेज़ टू द पावर ये टी हो गया, नीचे भी 3 ई रेज़ टू द पावर टी माइनस 1, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए इसका जो अगला पार्ट है ना, बी पार्ट, उसके अंदर वो कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। एक सवाल रहता है अभी भी एक क्वेश्चन। तो अब वो कहता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। तो अब वो कोई बच्चा बताए कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने देखें वी कैलकुलेट, इसके पेज पूरे दिया। हाँ जी, तो ये उससे हमने अभी कैलकुलेट कर लिया ना पिछले पार्ट के अंदर। v इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 5 ई रेज़ टू द पावर टी ओवर 3 ई रेज़ टू द पावर टी माइनस 1। तो अब देखेंगे मैंने x फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ t। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt इक्वल टू 1 ओवर t प्लस 5 e रेज़ टू द पावर t ओवर 3 e रेज़ टू द पावर t माइनस 1। तो अब आप क्या करें, बस वेरिएबल सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट कर लें। जैसे इधर मैं देख देता हूँ dx इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 5 e रेज़ टू द पावर t ओवर 3 e रेज़ टू द पावर t माइनस 1 इंटू ये dt इसके साथ चला गया इधर से, और उसके बाद दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर दें। आपके सिलेबस के अंदर एक ही टाइप है, बस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपने इसको इंटीग्रेट कर देना। तो बस अब आप इंटीग्रेट कर दें, इधर से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं 1 ओवर 2t प्लस, अब आप देखें ये बन रहा है ना 5 ई रेज़ टू द पावर t ओवर
3 ई रेस टू द पावर टी माइनस 1 इंटू डी टी। ये फ्रैक्शनल फंक्शन आ गया। अब कोई बच्चा बताए कि डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा इसके अंदर? tan इनवर्स नहीं, वो तो प्लस के साथ होगा। नहीं, वो तो प्लस होता है ना, साथ वो एक्स स्क्वायर वगैरह टैन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ना ई टी फॉरन ये नजर आ रहा है कि नीचे ये फ्रैक्शनल फंक्शन देखे आपको मैंने एक रूल जैसे बताया था ना कि एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये रूल है। तीन तो रूल है सारे। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अब आप देखें ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में है 3et माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा 3et, ऊपर है 5et। तो मैं इस तरह करता हूँ ना, इसको 1/2 इंटू टी प्लस वो 5 बाहर निकाल दें, उस 5 को बाहर कर देना, तो e रेस टू द पावर t ओवर 3 e रेस टू द पावर t माइनस 1 इंटू डी टी है। नीचे का डेरिवेटिव बनता है 3 से, इसको मल्टीप्लाई करके और 3 से बाहर डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2t प्लस 5/3। अब इसका ऊपर आ गया तो ln ऑफ 3 e रेस टू द पावर t माइनस 1 प्लस c, ये x आ गया। अब इस x को कैलकुलेट करने के लिए ऊपर उसने दिया हुआ हमें कंडीशंस दी हुई हैं कि t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1। इसमें लगा दें t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1। इस x का लगाएंगे 1, इस t की जगह पे 0 प्लस 5/3 ln ऑफ t की जगह 0 लगाएंगे, ये 2 आ जाएगा प्लस c। इट इंप्लाइज दैट c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस 5/3 ln ऑफ 2। वो इधर इस c की जगह पे लगा दें। सो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2t प्लस 5/3 ln ऑफ 3 e रेस टू द पावर t माइनस 1 और c की जगह ये लगा दें प्लस 1 माइनस 5/3 ln ऑफ 2। बस x की ये एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ज़रा थोड़ा सा तरतीब से इसको लिखा होगा। पहला 1 है ना, पहले 1 लिख दिया, प्लस उसके बाद 1/2t लिख दिया, प्लस देखिए कि ये 5/3 इन दोनों में कॉमन है और ये लॉग है ln ऑफ 3 e रेस टू द पावर t माइनस 1/2। ये क्योंकि इसके साथ नेगेटिव आ रहा है लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक, ये इसके नीचे आ गया, ये इसका आंसर आ गया। बहरहाल आंसर आप ये भी लिख देंगे तो ये भी ठीक है, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। समझ आ गई सारे बच्चों को? हाँ जी, अबू बकर सिद्दीकी को इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बाद में भी उसकी आप इसको देख सकते हैं। हम देखें इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है 7। ये सर्कल का है, स्मूथ स्फीयर विद सेंटर, लेकिन लिखा स्मूथ स्फीयर विद, हाँ यहाँ से भी देखिए आपको वो सर्कुलर मोशन का समझ आएगी जो बात आप उस वक्त कहते हैं ना। स्मूथ स्फीयर ऑफ सेंटर O and radius A is fixed to a horizontal plane. A particle P of mass M is projected horizontally from the highest point. अब देखेंगे जैसे समझ लें कि यहाँ पे एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से पे एक पार्टिकल रखा है उसने, इसका सेंटर वो कहता है सेंटर O है, हाँ इसका सेंटर O है और इसका रेडियस जो है ना वो A है जी। वो कहते हैं स्फीयर, स्मूथ स्फीयर विद सेंटर O एंड रेडियस A इज फिक्स्ड टू ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि यहाँ पे इस तरह से वो ऐसे पड़ा है। पार्टिकल P ऑफ मैस M, ये पार्टिकल पड़ा हुआ है P ऑफ मैस M इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट विद स्पीड u। यहाँ से उसने ना ऐसे इसको इस स्पीड दिया, यहाँ से उसने फेंका इसको ऐसे, to begins to move along the surface of the sphere. The particle loses contact with the sphere at the point Q on the sphere और OQ makes। जब मुझे समझ लें कि वो पार्टिकल कहता है कि जब यहाँ पहुंचा ना तो इसका यहाँ से कॉन्टेक्ट लूज हो गया। वो कहता है कि जब the sphere the loses contact, the particle P loses contact with the sphere at the point Q on the sphere। यहाँ पे आगे ना उसका पॉइंट कॉन्टैक्ट लूज हो गया है, उस वक्त वो कहता है कि OQ makes an angle of theta with the upward vertical through O। ये है सारा क्वेश्चन है। अब शो हमने ये करना है, ये cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से उसका कॉन्टैक्ट लूज हो गया। जैसे ये बच्चा था ना हमजा, हाँ जी हमजा, यहाँ से देखो ना कि अब इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, क्योंकि ये बाहर पड़ा ना, इसका नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ होगा ऐसे, और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऐसे mg। उसका कंपोनेंट जो है ना वो एक कंपोनेंट इसका ये बनता है और एक कंपोनेंट ये बनता है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा।
तो अंदर की तरफ हो गया हमारे पास ये एम जी कॉस थीटा। अब ये अंदर की तरफ है ना, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है ना वो एम जी कॉस थीटा माइनस आर है इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। अंदर की तरफ जो सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है वो है एम जी कॉस थीटा, जो बाहर, क्योंकि पार्टिकल तो बाहर पड़ा है ना, रिएक्शन बाहर की तरफ होना है इसका, तो वो माइनस आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पे हमें स्पीड चाहिए। अब वो स्पीड कैसे लेके आएंगे? वो स्पीड लेके आएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब मैं इसलिए उसने कहा तो अब मैं लगाता हूँ इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये देखिए मैंने आपको जैसे बताता हूँ हमेशा, आप ये कर रहे हैं ये सेंटर से इसका ले लें, यहाँ से ले लें आप इसका पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0। तो जो पार्टिकल जैसा पी के ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसकी जो हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी ऊपर की तरफ प्लस एम जी और ए। जब वो जिस पॉइंट पे पहुंचेगा जिसको वो क्यू कह रहा है, इसको पॉइंट को क्यू कह रहे हैं, जब वो यहाँ पहुंचेगा ना तो यहाँ पे अब इसकी हो जाएगी वो वहां पे उसकी स्पीड हमें पता नहीं है, वो कैलकुलेट करनी है, ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस एम जी ए कॉस थीटा। ये जहां से देखे ना ये इतना एम जी ए कॉस थीटा ऊपर है, ये बस ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब आप इन चारों में से एम, ये वाला एम, ये एम, ये वाला एम और ये वाला एम कैलकुलेट कर दें। स्पीड का 2 से भी सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2GA इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2GA कॉस थीटा। सो वी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी यहाँ से यू स्क्वायर प्लस 2GA माइनस 2GA कॉस थीटा। ये इसकी स्पीड आ गई यहाँ से, कॉस थीटा हमने कैलकुलेट करना है ना, तो ये यहाँ पे इसकी स्पीड आ गई v। अब ये देखिए मैंने आपको अभी यहाँ से इक्वेशंस आए थे, वो जो अभी इसी इक्वेशन ऑफ वो जो हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक क्या करेंगे, न्यूटन जो सेकंड लॉ है इसके मुताबिक ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम में नेट रिजल्टेंट फोर्स है। हाँ जी बच्चा हमजा, देखो आप ये देखो ना इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस तरह से। जब भी पार्टिकल इस स्फीयर के बाहर पड़ा होगा ना, जैसे ये देखें कि जैसे ये स्फीयर है ना, हाँ ये स्फीयर है ऐसे, ये पार्टिकल जब इसके बाहर यहाँ पे पड़ा होगा ना तो नॉर्मली एक्शन बाहर की तरफ होगा, वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा ऐसे एम जी, ये सेंटर है तो वेट का एक कंपोनेंट अंदर की तरफ हो गया एम जी। अगर ये जैसे एंगल थीटा, ये इसने ये एंगल थीटा दिया ना तो ये वाला एंगल भी थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो ये आर बाहर की तरफ है, इसलिए यहाँ इसके ऊपर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी वो हो जाएगी एम जी कॉस थीटा माइनस आर इक्वल टू एम वी स्क्वेयर। तो ये वी स्क्वेयर जो हमने ऊपर यू स्क्वेयर प्लस 2GA माइनस 2GA कॉस थीटा, ये नजर आ रही ओवर ये इसका एक्सेलरेशन है। अगर पार्टिकल अंदर होता, जैसे ये देखिए अगर पार्टिकल इस तरफ अंदर होता ना तो वेट भी अंदर होना था, नॉर्मल रिएक्शन में फिर आर प्लस हमने करना था, आर प्लस एम जी कॉस थीटा, जैसे उस क्वेश्चन में हमने किया। ये समझ आइए ये बात बच्चा अबू बकर सिद्दीकी आपको, जैसे ये है ना अगर ये पार्टिकल इस तरह सिलेंडर है तो पार्टिकल अगर अंदर की तरफ होता है यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन आर अंदर की तरफ होना था, बाहर होता पड़ा हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ होना था। वेट ने तो हमेशा डाउनवर्ड रिएक्ट करना है एम जी, तो वेट का कंपोनेंट अगर अंदर पड़ा होगा ना तो फिर इसकी इक्वेशन ये बननी थी एम जी कॉस थीटा प्लस आर अंदर की तरफ, दोनों फोर्सेस अंदर की तरफ होनी। समझ आ गई? लूजेस कांटेक्ट, यहां से आगे वो कहता है कांटेक्ट लूज कर देता है, तो इसका मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा ना, तो इसका अंदर 0 लगा देते हैं और ये वाला एम इस वाले एम से कट के इधर चलिए हमारे पास हो जाएगा ए जी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2GA माइनस 2GA कॉस थीटा। अब ये वाला जो है ना इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 3AG कॉस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GA। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GA डिवाइडेड बाय 3AG। तो ये शो करना था ना,
ये शोन हो गया इस तरह। ये करना था ना, cos थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g ओवर डिवाइड बाय 3। हाँ जी, समझ आ गया ये बच्चा जो है जो अबू बकर सिद्दीकी। जी सर। हाँ, बस एक लास्ट पार्ट इसका रह गया है। उसके अंदर वो ये देखें, वो कह रहा है कि इट इज गिवन दैट cos थीटा उसने दे दिया है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ v जस्ट बिफोर इट हिट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू व्हिच द स्फीयर इज फिक्स्ड। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपने ना वो कैलकुलेट करना है वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे ये था ना इसमें, देखें हमने ऊपर भी ये, इधर दोबारा इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका सेंटर था, ये पार्टिकल यहाँ से आके इसका कांटेक्ट लूज हुआ ना यहाँ, तो ये इसका सेंटर था। ये वाला एंगल थीटा, यहाँ से ये आके नीचे, ये आगे यहाँ पे ये इस पार्टिकल जो है ना इस तरह, इसका यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये हो गया 90 में, ये दोबारा थीटा हो जाता है ये। अच्छा, तो ये इसका था नॉर्मल रिएक्शन और ऊपर की तरफ। अब अच्छा, अब ये देखें कि वो कहता है इसका ना वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट आप देखेंगे इसका यहाँ से तो ऐसे बनेगा ना, इसका v साइन थीटा, v साइन थीटा, ये जब नीचे जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट v साइन थीटा। अगर मैं इक्वेशन लगा दूं इसके ऊपर, कौन सी लगाए, 2gs वाली लगेगी, 2gs इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि मुझे ना इसकी ये जब यहाँ से उसने कांटेक्ट किया ना लूज, तो मुझे ना इसकी ये हाइट पता है, ये वाली टोटल हाइट पता है मुझे, क्योंकि ये ए है और ये हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ए कॉस थीटा इतनी, और कॉस थीटा उसने बता दिया 5/6, तो इसलिए ना ये वाली हाइट हमें इसकी पता चल गई है, ए प्लस ये 5/6 है हाइट इसकी, हो जाएगी यहाँ पे एस हो जाएगा ए प्लस ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा उसने बताया 5/6, 6/11, 11/6 ए, ये इसकी हाइट होगी। हाँ हाँ, अच्छा जी, तो अब देखें कि इसको हमने करना है वो फार्मूला 2gs मैं लगाऊंगा, 3 नंबर का फॉर्मूला है 2gs इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। एस तो मुझे पता चल गया 2 और जी, अच्छा वो जी को नहीं हटाना क्योंकि वो कहता है आंसर इन टर्म्स ऑफ ए एंड जी देना है, इसको जी को ऐसे ही लिखा रहने दें। जो एस है ना वो हमारे पास आ गया 11/6 से, ये जहाँ से ये पार्टिकल ऊपर से ये यहाँ से निकला था ना वहाँ से, तो इक्वल टू ये वी स्क्वायर फाइनल स्पीड है वो हमने कैलकुलेट करनी है, माइनस यहाँ से जो इनिशियल स्पीड है इसकी वी साइन थीटा, वो अब हमें यहाँ से चाहिए। तो वो हमने ना यहाँ पे इसकी स्पीड कैलकुलेट किया ऊपर वाले पार्ट के अंदर, ऊपर वाले पार्ट में ना यहाँ पे हमने इसकी स्पीड कर, ये है ये इसकी स्पीड, ये जो हमने वी कैलकुलेट किया था इधर, ये इसके अंदर कॉस थीटा की जगह पे अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो उसने दिया हुआ है 5/6, बल्कि यहाँ से हम लगा देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 5/6 लगा देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 5/6, तो ये हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वेयर। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा ही क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे ये वी स्क्वेयर इक्वल टू यू साइन थीटा, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये पहले उसको कैलकुलेट करें, ये हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर और प्लस 2g ए माइनस 2ga, और कॉस थीटा की वैल्यू से बताइए 5/6। अच्छा, ये तो मैं इधर लगा दूंगा। अब एक और ही मसला है यहाँ पे ना, ये यू स्क्वेयर भी चाहिए, यू स्क्वेयर यहाँ से निकलेगा, ये जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया, ये कॉस थीटा यहाँ पे भी लगा दें आप, 5/6 इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2ga डिवाइडेड बाय 3ag, सो ये हो जाएगा हमारे पास 3⁻⁶, तो ये हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वेयर इक्वल टू 5/2ag, उसमें से 2a निकल जाए, ये रह जाएगा खाली 1/2ag, वो आप यहाँ पे वो हमारे पास आ जाएगा, आप यहाँ पे यू स्क्वेयर ये यहाँ पे लगा देते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर भी आ गया है 1/2ag,
प्लस 2 AG माइनस ये हो जाएगा 5/3 AG, तो ये 2 to the 4, सो V स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1/2 प्लस 2 माइनस 5/3, ये आ गया 5/6 AG। ओहो 5/6 AG, तो वो जनाब आप इसमें लगा दें, ये हमारे पास आ जाएगा V स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जो इनिशियल स्पीड थी ना वर्टिकल निकालनी ना V साइन थीटा का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ से ना इसकी ये स्पीड बनती है ये V साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल हाइट भी हमें पता चल गई, ये जो हमने निकाली है 11/6, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाते हुए प्लस G, ये मैंने G लिखा हुआ ये, और ये डिस्टेंस भी पता चल गया, और यहाँ पे ग्राउंड पे इसकी यहाँ पे हमने वो स्पीड कैलकुलेट करनी है, बस ये सारी वैल्यूज इसमें हमने लगा दी है। तो ये हो गया V स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, वो यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 से अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 11/3 AG इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, ये हमने फाइंड कर लिया 5/6 AG इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये उसने दिया ना हमें कॉस थीटा दिया उसने 5/6, 36 में से 25 √11 आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास 11/36, ये देखिए ना यहाँ से साइन थीटा यहाँ से आ गया ना, साइन थीटा इक्वल टू √11/6 आ गया, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 11/36। तो इन सारे को जाके ना आप V स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से उसको जाके उसमें ऐड कर देंगे 11/3 AG प्लस ये जगह 5/6 इंटू 36 216, 11 इंटू 5, हाँ ये हो जाएगा 55 AG। सो इट इम्प्लाइज दैट V इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, अंडर रूट 847/216 AG, ये आ गया इसका आंसर। लास्ट एक और भी उसने पार्ट दे दिया, वो कहता है कि टाइम कैलकुलेट करो V, तो मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, अब नीचे उस आने का V इज इक्वल टू U प्लस GT, फाइनल स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली जो कि ये है अंडर रूट 847/216 AG इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड, वो ऊपर जो अभी वो पहले हमने कैलकुलेट की है वो है अंडर रूट हो जाएगी 55, ये जो निकाली ये 55 AG और 216 प्लस G इंटू T, तो टाइम इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1/G इंटू अंडर रूट 847/216 AG माइनस अंडर रूट 55 AG/216, ये तो इस सारे को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो T इक्वल टू हमारे पास, वो कहता है कि AG को नहीं कुछ करना, बाकी सारे को आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे ना, तो 1 पॉइंट उन्होंने जवाब दिया वो है 48/A/G, ये इसका आंसर है।